आज का जो लेख है वो राजेश जी को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझ में आया है उनको और पूरा समझ में आया। उसके लिए मैं इनको समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ और आशा करता हूँ कि उन्हें यह बात समझ में आ जाए। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सभी ज्ञान आप जानते हैं। इन पांचों को मैं समय नहीं लूंगा इसमें, है ना राजेश जी? आप जानते हैं पांचों ज्ञानेंद्रियों को। इसी प्रकार से आप पांचों कर्मेंद्रियों को भी जानते हैं कि ये क्या है और इनके नाम क्या है। समय बचाने के लिए मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ। और ये सारा कुछ जो होता है वो एक जगह पे आके कंट्रोल होता है, स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, और वो है ब्रेन। ब्रेन को ही हम लोग और समझते हैं कि इसी में माइंड है। माइंड भी इसी को कह दिया जाता है ना? माइंड 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 को हम कह सकते हैं मन या चित्त, है ना? माइंड या चित्त, मन या चित्त। समझ में आया? अब देखिए ध्यान से इसको समझिए कि हम जो कुछ देख रहे हैं वो ब्रेन में आता है और इसी में मन चित्त है, और मन को ही कॉन्शियस कहा गया है। आज का विज्ञान जो है मन को ही, या हम मानते भी हैं ऐसा ही, एक सामान्य मानव जो है ना वो यही समझ ही सकता है, ऐसा ही उसको लगता ही है कि जो मन है जो यही इससे प्राप्त ज्ञान को अनुभव करता है, अर्थात चेतना का अनुभव करता है। चेतना जिसको कहते हैं, सजीव जिसको कहते हैं, जीव जिसको कहते हैं, ये बुद्धि के ही सारे अभिन्न अंग हम लोग मानते, जानते और समझते हैं। यही होता है ना राजेश जी? जी। ऐसा होने से जो ज्ञान है वो केवल यहीं से आता है। इंफॉर्मेशन का जो इनकमिंग है हमारे पास वो यहीं से होता है, केवल इन्हीं पांचों से, केवल इन्हीं पांचों ज्ञानेंद्रियों से। हम भौतिक संसार में रहते हैं और इस भौतिक संसार से हम अनेक प्रकार के उपकरण तैयार करते हैं। हम उन उपकरणों से भौतिकी की सबसे सूक्ष्मतम जो अवस्था हो सकती है, किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम अवस्था जो हो सकती है, जैसे अणु मानते हैं, अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और फिर उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्वार्ट्स होते हैं। इन सबका जो अनुभव हम करते हैं वो हम, ध्यान रखिएगा, यंत्र बनाते हैं हम, और उन यंत्रों से किसी न किसी तरह से इस पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम तक इंफॉर्मेशन, अर्थात बुद्धि तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। और हम जब कहते हैं हम तक, तो वो बुद्धि में ही आके समाहित हो जाता है। मैं या हम जो है वो बुद्धि ही होती है सामान्यतया मेरे और आपके लिए। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक गजब की चीज समझ में आई जो हमारे दर्शन शास्त्र में कहा गया है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो ये मन और चित्त है, मन या चित्त है ना? दर्शन शास्त्र में इसको चित्त कहा गया है, हम सामान्य भाषा में इसको मन कह के समझ सकते हैं। तो जो चित्त है इसको उभय इंद्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? उभय इंद्रिय। इसको मान ली, इसको वेदों ने माना है। हम इसका अनुभव भी कर सकते हैं कि मन जो है उभय इंद्रिय है, क्योंकि हम आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं। राजेश जी आप देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते। कान बंद कर लीजिए, आप कुछ और सुन सकते हैं कि नहीं? सुन सकते। उदाहरण के लिए समझने के लिए मैं और सरल कर दूं इसको। जब आप कक्षा में बैठे होते हैं, गुरुजी इतिहास भूगोल पढ़ा रहे होते हैं, तो कान खुला रहता है, आवाज आती है, ब्रेन तक पहुंचती है, लेकिन मन तो लगा हुआ है क्रिकेट में। अर्थ क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन जो है आंखों से देखी जाने वाली, कानों से सुनी जाने वाली, और जो ज्ञान मिलेगा उसको ध्यान रखिए वो हमेशा बुद्धि तक आएगा। लेकिन बीच में एक चीज है जो कि उसको कहीं नहीं पहुंचने दे रही है ना? उसको कहीं पहुंचने से रोक रही है।
बल्कि वो खुद ही कहीं और से जा करके इंफॉर्मेशन ला करके कहीं किसी को दे रही। ध्यान से सुनिए, इसको फिर से देखिए और सुनिए, यही समझ में आएगा थोड़ा सा कि इसमें लूप होल क्या है, इसमें समस्या क्या है, इस डायग्राम में समस्या क्या है, लूप होल क्या है, अभी समझ में आ जाएगा केवल ये समझने से कि पांचों ज्ञानेंद्रियों से, हम अभी कर्मेंद्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, मन जो है ये सारे कार्य करता भी है। मन चल सकता है, हमको दौड़ा सकता है, यह भौतिक रूप से नहीं होगा, है ना, ये सूक्ष्म रूप से होगा। अब इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि इस डायग्राम में समस्या क्या है। जो मैंने अभी कहा कि 5 ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, वो बुद्धि तक आता है, लेकिन मन यदि बुद्धि के साथ न जुड़े तो मन अलग बिल्कुल इतर ज्ञान, अलग ही ज्ञान को किसी के पास पहुंचाता है। क्या यह बुद्धि को ही वो ज्ञान पहुंचाता है? प्रश्न है कि क्या जो मन डेटा लेता है अंदर ही अंदर, क्या वो बुद्धि को ही देता है? लेकिन अगर हम ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो समझेंगे कि बुद्धि उसमें इन्वॉल्व होती ही नहीं है। हम मन जो है वो इतनी मूर्खता वाले कार्य कर देता है, विचार कर लेता है, ज्ञान पहुंचा देता है किसी तक, कहीं तक, कि बुद्धि सोचा जाए तो वो कार्य हो ही नहीं सकते, वो कार्य करने ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना? यदि बुद्धि से विचार करें तो 2 + 2 4 ही होता है, लेकिन यदि मन टहलने लगे तो 2 + 2 का 10 भी कर सकता है और वो सूचना किसी तक पहुंचा देगा। जाहिर सी बात है ये सूचना वापस बुद्धि तक नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि बुद्धि उसको गलत सही निर्णय में बदल देगी, लेकिन वो गलत सही निर्णय में न बदल करके कहीं और जा रहा है। प्रमाणित हो रहा है कि जो चेतना है वो बुद्धि का भी अंग नहीं है, वो मन का भी अंग नहीं है। ये एक ब्रेन जो स्ट्रक्चर बनता है, जिसको बुद्धि या मस्तिष्क कहते हैं हम, और इसमें ही जो हम होने का आ जाता है वहम, और मन और चेतना को हम इसी का हिस्सा मान लेते हैं, यहीं पे आके गड़बड़ी हो जाती है। अगर हम अपने ऋषि मुनियों की रिसर्च, जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और परमात्मा द्वारा प्रदत्त वेदों में परमात्मा के ज्ञान को पढ़ करके, समझ करके, उसका प्रयोग करके, ध्यान रखिएगा, उन्होंने प्रयोग करके जो ज्ञान अर्जित किया, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आती है बुद्धि के पास। ये प्रोसेसिंग है, ये इंफॉर्मेशन है, ये चल के आ रहा है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक तरंगों के माध्यम से या किसी और माध्यम से बुद्धि अर्थात ब्रेन तक पहुंच रहा है। दर्शन की बात कर रहा हूं मैं अब ये कि हमारे जो वैदिक विज्ञानी हैं वो क्या कहते हैं, बुद्धि जो है इन सारे इंफॉर्मेशन को देता है मन को। इसी को और क्या कहा हमने? चित्त कहा, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? माइंड कहते हैं। यहाँ पर प्रमाणित हो रहा है साफ साफ कि यदि मन जो है, चित्त जो है, बुद्धि के साथ ना हो तो इधर से आने वाला जो ज्ञान है वो कहीं नहीं जा रहा है, और वो जो कहाँ नहीं जा रहा है वास्तव में वो चेतन है, वो चेतना का अनुभव करती है, वो कॉन्शियस है। जब कहते हैं कि अनकॉन्शियस हो गए, वैज्ञानिक कहते हैं कि अनकॉन्शियस हो गए, अन्यमनस्क, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अन्यमनस्क, अनकॉन्शियस होने की स्थिति में इधर से जो ज्ञान आता है वो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अनकॉन्शियस होने पर भी कोई ज्ञान कहीं तो पहुंच रहा होता है, कोई इस ज्ञान को अनुभव कर रहा होता है। समझ में आया? तो वो जो है वो वास्तव में कॉन्शियसनेस, आखिर मन जो है वो कह रहे हैं आप अचेतन हो गया, हाँ अनकॉन्शियस हो गया, मन जो है अनकॉन्शियस हो गया। तो मन अनकॉन्शियस होके जो विचार कर रहा है, जो उसके मन में इंफॉर्मेशन आ रही है, जो मन के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, उसका अनुभव कौन कर रहा है फिर? है ना? उसका अनुभव कोई तो कर ही रहा है, किसी न किसी को तो वो ज्ञान प्राप्त हो ही रहा है, और बिल्कुल स्पष्ट है कि वो बुद्धि को तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि जैसे ही बुद्धि के पास जाएगी तो बुद्धि के पास तो इधर 5 ज्ञानेंद्रियों से इंफॉर्मेशन आ रही है, वो उसको लेना शुरू कर देगा। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इस भौतिक, क्योंकि बुद्धि भी जो है ना ये भौतिक है, जो बुद्धि है ये भौतिक है, मन जो है ये एक ब्रिज है,
अर्थात पुल, ये इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस के पास जो है ले जाने का काम करता है। मन जो है, मन एक पुल है। भौतिकी और चेतन के बीच में एक ब्रिज है जो इंफॉर्मेशन को लेता देता है। दर्शन शास्त्र कहता है कि जो बुद्धि है उसमें ही मैं का भाव हो जाता है, क्योंकि वो मूर्ख है, वो जड़ है। वो अपनी जड़ता के कारण, अपनी निर्बुद्धिता के कारण स्वयं में ही ये सारों चीजों को मान लेती है, ये सब चीजों को मान लेती है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करने बैठते हैं तो ये पैरामीटर में बैठता ही नहीं है। जबकि अगर हम ऋषि द्वारा प्रदत्त विज्ञान को देखें तो ये सारी चीजें जो हैं वो ग्राफ में बिल्कुल अच्छे से बैठ रही हैं, है ना। यहां से इंफॉर्मेशन आया पंच ज्ञानेंद्रियों से, बुद्धि ने लिया, बुद्धि से मन ने लिया और चेतन को दिया। अगर बुद्धि से मन हट गया तो अपने मन का ही कुछ भी करके चेतन तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, जो ज्ञानेंद्रियों से, बुद्धि से होते हुए जो ज्ञान आ रहा है उसको पहुंचने ही नहीं देता है चेतन तक। ग्राह्य हमेशा चेतन है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि एक माध्यम है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, लेकिन वास्तव में वह ज्ञान को ग्रहण नहीं करती है। ज्ञान का ग्रहण चेतना करता है, जिसको वैदिक वैज्ञानिक आत्मा भी कहते हैं। समस्या इसमें लूप होल समझ में आया? हम क्यों कह रहे हैं कि हमारे सभी वैज्ञानिक मूर्ख हैं? क्योंकि वे पंच ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को ही सत्य मान रहे हैं, जबकि मन जो है यह स्वयं में पांचों कार्य कर सकता है और पांचों तरह के ज्ञान अर्जित कर सकता है। तो हमारे ऋषि मुनि तो कह रहे हैं ना कि इसको भौतिकता से हटाओ, इसको काट दो यहां से, भौतिकता से मन को अपनी तरफ खींचो, अपने में खींचो, है मन को अपने में खींचो, मन को बाहर जाने ही मत दो, बुद्धि तक जाने ही मत दो, और इसको पकड़ो, भागने मत दो। पकड़ के इससे दिखवाओ कि तुम क्या देखना चाहते हो। यह अवश्य ही ध्यान की स्थिति में जब आप अष्टांग योग करते हुए, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने इसको प्रयोग करने की विधि लिखी है, प्रयोग करने की विधि अष्टांग योग है। अष्टांग योग में जब आप यम नियमों का आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान से बढ़ते हुए जब ध्यान तक पहुंचेंगे तो ध्यान की स्थिति में आप सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, और वो प्रत्यक्ष जो है चेतन तक आएगी, चेतन तक आएगी, वो आत्मा तक आएगी। यहां पे बुद्धि कट जाती है। अगर आप आधुनिक वैज्ञानिक जो है बुद्धि से ही प्राप्त ज्ञान को सत्य मानते हैं, जो कि केवल भौतिक है, वह सत्य हो ही नहीं सकता। यह स्थूल है, स्थूल का ज्ञान केवल ले रहे हैं। सूक्ष्म का ज्ञान जो है वो यहां से शुरू होगा, समझ रहे हैं? तो जब सूक्ष्म का ज्ञान यहां से शुरू होगा तो इसका मतलब कि जो हमारे ऋषियों ने कहा है वो टेस्टेबल है, उसको टेस्ट किया जा सकता है। जो आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि हम इसको टेस्ट ही नहीं कर सकते, तो वैज्ञानिक इससे टेस्ट करना चाहते हैं उसको वो इसका सब्जेक्ट ही नहीं है, वो इससे बाहर की चीज है, इसको टेस्ट ही नहीं कर सकते। वो टेस्ट करने का काम ही यहीं से आरंभ होगा, और ये नियंत्रण में आएगा। इसके नियंत्रण में हो जाने के बाद जो है, इसके शुद्ध हो जाने के बाद, शुद्ध, क्योंकि शुद्धि जब बुद्धि की होगी, जब बुद्धि की शुद्धि होगी तो बुद्धि को खुद ही पता लग जाएगा कि अरे मैं तो गलत सोच रहा था मैं हूं ही नहीं, है ना। बुद्धि को जब ये पता लग जाएगा कि मैं हूं ही नहीं, तब वो जो है मन को आजादी मिलेगी कुछ करने की, है ना। और पता नहीं कैसे मुझे ये बातें समझ में आ रही हैं। पढ़ा तो मैंने ये सब आज से लगभग 25 वर्ष पहले था, लेकिन पता नहीं क्यों समझ में अब ये आ रही है। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। कोई और सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा।